नमस्कार, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। हमारे साथ हैं करुणा सागर जी, जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और तमिलनाडु कैडर के पुलिस अधिकारी हैं, और आप वहां डीजीपी रैंक के अफसर रहे हैं और आपने आरजेडी ज्वाइन किया है। आज हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। खास करके एक मसला था जो मनीष कश्यप वाला था, उस मसले पर और दूसरे भी मसले पर बात करेंगे। तो मनीष कश्यप जो अभी वहाँ तमिलनाडु की जेल में है, उस पर जो एनएसए लगा हुआ है उसको चैलेंज किया गया था, लेकिन वो कोर्ट ने भी उसको नहीं माना और वहाँ से अप्रूवल भी हो गया गवर्नर का। वो फाइनली अब 12 महीने तक कम से कम वो जेल में रहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे उस मामले में, मनीष कश्यप के मामले में? देखिए, पहली बात कि जब हम तमिलनाडु में थे तो तमिलनाडु डीजीपी वेलफेयर थे, तो इसलिए हमारा इन्वेस्टिगेशन से तो कोई संबंध नहीं था। और दूसरी बात है कि मेरा रिटायरमेंट 31 मार्च को हो गया था और गिरफ्तारी उसके बाद हुई है, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास क्या साक्ष्य और किस आधार पर एनएसए लगाया गया था। और अब जैसे आपने कहा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने उस पर मुहर लगा दी है। राज्यपाल महोदय भी बिहार के रहने वाले हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, तो वो भी सब कुछ अच्छी तरह समझते हैं। और बाकी चीज़ें जहाँ तक है, वो जब मामला न्यायालय में है तो उसके बारे में और विशेष तो कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती है। सर, ये सही बात है कि आप वहाँ पर सीधे डीजीपी के पद पर नहीं थे, आप डीजीपी वेलफेयर थे, तो ये लेकिन एक बिहार के रहने के होने के नाते वहाँ आप एक सर्विंग पुलिस अफसर थे, तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ था उससे बिहार और तमिलनाडु के बीच में एक कटुता बढ़ने वाली थी, लेकिन वो दोनों राज्यों के ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, सब लोगों के पहलकदमी से ये मामला इन्वेस्टिगेट हुआ, इस पर्दा उठा। तो इसके बारे में बताया। ठीक है, आपका रोल उसमें नहीं था, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था वो एक तरह से स्टेट के खिलाफ था, दोनों ही स्टेट के खिलाफ। देखिए, जहाँ तक इस अफवाह और ये जो फेक वीडियो का जो दौर था, तो उस दौर में मैंने महसूस किया कि कई विषय थे। एक दो राज्यों के बीच में संबंध की बात थी। हमारे जो श्रमवीर तमिलनाडु में बहुत समय से काम कर रहे हैं, उनके मानसिक प्रताड़ना की बात थी। और तीसरी बात ये थी कि जो वहाँ का व्यापारी वर्ग है, उद्योग वर्ग है, और जो हमारे श्रमवीर हैं, इनके बीच में कटुता आ सकती थी। तो इसलिए हमने उस समय सारी वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के बाद कई चैनलों को इंटरव्यू दिया और हमने एक बताया कि इस तरह की कोई भी घटना नहीं है और किसी घटना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे श्रमवीरों से मेरी बातचीत हुई, हम लोगों ने कई मीटिंग्स की। तो सरकार की तरफ से तो पहल हो ही रहा था, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी पहल की और इस मामले को क्लियर किया लोगों के दिमाग में। तो इसमें सर एक पॉलिटिकल एंगल भी था। आप तो आप सीधे पॉलिटिक्स में आ गए हैं, आपने आरजेडी ज्वाइन किया है, आरजेडी बिहार में सत्ताधारी दल है, तो यहाँ ये देखने को मिल रहा था उस समय जब बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था, तो जो अपोजिशन पार्टी है, जो बीजेपी है, उसके लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तमाम लोग इसको लेकर के काफ़ी सरकार को घेर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये बात अगर झूठी साबित होगी तो हम लोग माफ़ी मांगेंगे। हालांकि माफ़ी मांगने की नौबत अभी तक नहीं आई है, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, लेकिन ये बात तो साबित हो गई कि ये बात झूठी थी, ये फेक वीडियो बनाया जा रहा था, दोनों स्टेट के बीच में लड़ाने की कोशिश हो रही थी। और इवन कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो एक तरह से ओरल जो ऑब्जर्वेशन दिया, उसमें उन्होंने कहा कि एक स्थिर स्टेट को अस्थिर करने की, मैंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश आप कर रहे थे और आपकी बात हम सुनेंगे नहीं। देखिए, पहली बात कि ये दिखाता है कि पत्रकारिता अगर आप करते हैं तो ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है और इसमें कर्तव्य ये होना चाहिए कि समाज के विकास के, समाज के सौहार्द की बात आप करें, न कि इस तरह की बातें हों। दूसरी बात ये है कि जब इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो उससे कटुता फैलेगी और जो राजनेता हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह की बात अगर कुछ आए
तो बहुत सारे आजकल वेबसाइट्स हैं, फैक्ट चेकिंग के टूल्स हैं जो बहुत आसानी से ऐप में उपलब्ध हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। और जो सीनियर नेता हैं उनके पास तो वैसे भी सोशल मीडिया के लोग होते हैं, तो उससे चेक करके दें, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट असेंबली के अंदर हुआ था, तो वो असेंबली के प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में अगेन बोलना कुछ उचित नहीं होगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई भी अगर बयान देता है तो जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए, चेक करके देना चाहिए। अभी डॉक्टर करुणा सागर से हमारी बातचीत हो रही थी और उनको अभी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। खुद लालू यादव ने यह निर्णय लिया है कि डॉक्टर करुणा सागर को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाए और हमने अभी उनसे बातचीत की। यह जिम्मेवारी, उनको नई जिम्मेवारी मिली है पार्टी में आने के बाद। आपको ये पता ही है कि डॉक्टर करुणा सागर तमिलनाडु कैडर के रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं और पिछले महीने रिटायर्ड होने के बाद वो राजद में आए हैं। और राजद में आने के बाद पहले से ये कयास तो लगाया ही जा रहा था कि उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और आगे आने वाले समय में हो सकता है वो जहानाबाद से उम्मीदवार भी होंगे महागठबंधन के। तो फिलहाल उनको एक नई जिम्मेवारी मिली है राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और निश्चित रूप से वो पार्टी का एक बड़ा चेहरा बनेंगे इस जिम्मेवारी के साथ। तो ये अब डे टू डे का रूटीन क्या है आपका? आप तो एक नई जिम्मेवारी और नए काम में आप लग रहे हैं, तो डे टू डे की भूमिका क्या है, क्या कर रहे हैं इन दिनों आप? फ़िलहाल तो लोगों से मिलना जुलना होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। कुछ लोगों की समस्याएं होती हैं, उसमें भी उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रेस के मित्र हैं जो बात करना चाहते हैं, उनसे भी बात करते हैं। और पार्टी ऑफिस में अक्सर आते हैं और जो हमारे सीनियर यहाँ पर नेतागण हैं उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं। सर, ये आपने जो निर्णय लिया राजनीति में आने का पुलिस सेवा के बाद, तो क्या आपके इस फैसले को आपके पूरे परिवार के लोगों ने इंडोर्स किया, आपके बच्चों ने, आपकी पत्नी ने? मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं जिन्होंने सब इंडोर्स किया इसको? हमारी पत्नी है, 2 बच्चे हैं और दोनों बड़े बड़े हैं, समझदार हैं। तो हम परिवार में एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई फैसला लेना होता है तो हम लोग आपस में मिल के करते हैं। हम उसको जनरल बॉडी मीटिंग कहते हैं और परिवार की जनरल बॉडी मीटिंग होती है और उसमें डिसीजन होता है। तो और ख़ासकर राजनीति में आना और एक नए क्षेत्र में जाकर एक नई शुरुआत करना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। तो ये अपने लोगों से, अपने परिवार के समर्थन के बिना हो भी नहीं सकता। सर, ये आपने जो अपने जिस दिन आप ज्वाइन किया था, आपने उस दिन आपने कहा था कि हमने जब हम यहाँ अलॉट करके आए तो हमने एक तरह से अपने इलाके के लोगों से, अपने सिविल सोसाइटी से बातचीत की, उनसे विचार विमर्श किया और उन्होंने हमको कहा कि आपको राजनीतिक जीवन में आना चाहिए। तो ये जो सिविल सोसाइटीज़ थी उसकी क्या अपेक्षाएं हैं आपसे? देखिए, हम जहानाबाद और अरवल के क्षेत्र से समाज सेवा करते हुए लगभग 2 दशक से जुड़े हुए हैं। तो अब उनकी चाहत है कि उनकी बेहतरी के लिए राजनीति में आकर और एक अच्छे प्लेटफॉर्म से, बड़े प्लेटफॉर्म से और भी बेहतर काम कर सकें। तो आप जब सेवा में आप थे तो इस इलाके में क्या क्या करते थे, कौन कौन सा काम आप करते थे जो ताकि लोगों से लाइव कांटेक्ट आपका बना रहे? देखिए, जब भी कहीं पर कोई घटना होती थी, दुर्घटना होती थी, जैसे कहीं आगजनी हो गई तो वहाँ लोगों को मदद पहुँचाना। उसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे साड़ी हुआ, बेडशीट हुआ, ब्लैंकेट्स हुआ, समय समय पर जो कमज़ोर वर्ग है उसमें करते रहे। कोरोना के दौरान हमने दोनों फेज़ में काफ़ी काम किया वहाँ पर। और फर्स्ट फेज़ में जब मज़दूरों के पलायन की बात थी, उस समय बहुत बड़ी मात्रा में हमने खाद्यान्न को उपलब्ध करवाया और लोगों में बंटवाया। वहाँ के सरकारी तंत्र के द्वारा भी उनसे भी मदद ली। और दूसरे दौर में हमने
ऑक्सीमीटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन फ्लो मीटर्स, जहानाबाद सदर हॉस्पिटल के लिए एक्सरे मशीन, तो इस तरह की कई चीज़ें हैं, लंबी फेहरिस्त है। तो ये सब आप ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव पर कर रहे थे कि आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है, कोई एनजीओ भी अगर है क्या? नहीं, इनफैक्ट पिछले साल हमने एक एनजीओ रजिस्टर भी किया है, एक ट्रस्ट रजिस्टर किया है सागर फाउंडेशन के नाम से, लेकिन अभी तक कोई खास गतिविधि उसके द्वारा नहीं की गई है। ये जो था वो व्यक्तिगत प्रयास था, मित्रों के साथ मिलके, हमारे जो अच्छे मित्र थे वो लोग मुझे इसमें मदद करते थे और इन चीज़ों को मुहैया करवाते थे, जिसको हमारे जो और मित्र लोग जहानाबाद अरवल में हैं वो उनको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि बिहार में कई सारे पुलिस अफसर, खास करके डीजी लेवल के जो पुलिस अफसर थे वो राजनीति में आए, कुछ लोग सरवाइव कर रहे हैं, कुछ लोगों ने फिर अपने आप को बैक ट्रैक किया, उसमें जैसे कि एक नाम है जो अब वो कथावाचक हो गए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब जो लोग बैक ट्रैक किए उनका था कि उनको टिकट नहीं मिला, तो क्या आपका ही अल्टीमेट गोल है सिर्फ कि हाँ हमको टिकट मिले, या हम आप लॉन्ग टर्म सर्विंग ये है आपका एटीट्यूड कि आप लंबे समय तक काम करेंगे? देखिए, टिकट मिलने की मेरी बात किसी से हुई नहीं है, मुझे कुछ कहा भी नहीं गया है। मैं ज़मीन से जुड़ी हुई राजनीति करना चाहता हूँ और उसके लिए जो आरजेडी का ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करूँगा और जनता के लिए जो भी बेहतरी के लिए कार्य कर सकूँ उसमें संलिप्त होकर कार्य करूँगा। आप कहना चाह रहे हैं कि आप सेवा करेंगे, लोगों के टिकट ये एक सेकेंडरी चीज़ है आपके लिए, ये प्राइमरी चीज़ आपके लिए नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे करुणा सागर जी को, जो तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और अब आरजेडी के नेता हो गए हैं। इन्होंने हमसे बात की और बताया कि ये इनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, राजनीति में क्या करना चाहते हैं। राजनीति में टिकट लेना इनका अल्टीमेट गोल नहीं है, बल्कि ये सेवा करना चाहते हैं लोगों की, और उसमें टिकट भी एक पड़ाव हो सकता है। धन्यवाद सर।